नवंबर 2002, दिवाली की शाम। जगह थी दिल्ली का अंसल प्लाजा मॉल। दो बिजनेसमैन लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे और पार्किंग की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में घर के लिए हुए गिफ्ट थे। मिथिलेश नाम का एक बिजनेसमैन, उसके हाथ में एक बारबी डॉल थी जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। त्योहार का दिन था, खुशी का माहौल था, लेकिन जो अगले ही कुछ मिनटों में होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। अचानक एक आवाज़ आई, एक धमाका हुआ। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई पटाखा होगा क्योंकि आज दिवाली है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों की नज़र एक पिलर की तरफ गई और वहाँ उन्होंने जो देखा वो देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पिलर के पीछे छुपे थे दो लोग और उनके हाथों में थे हथियार और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ये कोई आम लुटेरे नहीं थे, ये थे एजाज अहमद और अबू अनस, लश्कर-ए-तैयबा के दो खूंखार आतंकी। पिछले 2 महीनों से इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्हें ढूंढ रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर मिली थी कि ये दोनों दिल्ली में छुपे हुए हैं और एक बहुत बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। शायद उस रात इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो पार्किंग खाली नहीं थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक पूरी टीम वहाँ पहले से ही मौजूद थी। एसीपी राजवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस और आतंकियों के बीच 15 मिनट तक गन बैटल चली और जब धुआं छटा तो वो दोनों आतंकी एजाज अहमद और अबू अनस ढेर हो चुके थे। स्पेशल सेल ने दोनों के पास से उनके फ़ोन रिकवर किए और कई डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए। जब फ़ोन कॉल्स की लिस्ट खोली गई तो उसमें पहला नंबर था गुजरांवाला के पाकिस्तान का, लेकिन दूसरा नंबर देखते ही पूरी टीम सन्न रह गई। लिस्ट में दूसरा नंबर था आजम चीमा का, लश्कर-ए-तैयबा का नंबर 3 आदमी जो बहावलपुर से ऑपरेट करता था, जिसने पिछले कुछ ही सालों में 15 से ज़्यादा फिदायन तैयार करके भारत में भेजे थे। आजम चीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत में अलग अलग हिस्सों में हमले की योजना बना रहा था। ये नाम हमारी एजेंसीज़ के लिए कोई नया नहीं था। एजेंसीज पहले भी इसके कई ऑपरेटिव पकड़ चुकी थी। पहले भी आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आ चुका था। ये आजम चीमा था कौन और भारत के खिलाफ ये जिहादी आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1953 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में आजम चीमा का जन्म हुआ था। 1980 का दशक आते आते, यानी तब उसकी उम्र कोई 25-26 साल रही होगी, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही थी। अफ़गान मुजाहिदीन को हथियार मिल रहे थे, ट्रेनिंग मिल रही थी और दुनिया भर से नौजवान इस जंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। आजम चीमा भी उन्हीं नौजवानों में से एक था, लेकिन वो बाकी मुजाहिदीन से थोड़ा अलग था। उसकी मैप रीडिंग गजब की थी और उसका दिमाग बहुत तेज़ था। उसके हैंडलर्स की नज़र जब उस पर पड़ी तो उन्होंने चीमा की इस क्वालिटी को नोटिस किया। 1986-87 के दरमियान जब अफ़गान जंग चल ही रही थी, उस वक्त हाफिज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और अब्दुल्ला आज़म ने मिलकर एक नया संगठन बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था लश्कर-ए-तैयबा। 1989 में अफ़गान वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उस वक्त लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज़म चीमा की पहली बार हाफिज़ सईद से मुलाकात हुई। हाफिज़ सईद उसका बैकग्राउंड जानता था और वो उसकी काबिलियत जानता था। उसने सीधे आज़म चीमा से कहा, अफ़गानिस्तान तो हम जीत गए हैं और अब जिहाद का नया मोर्चा तुम्हें भारत के खिलाफ कश्मीर में खोलना है। और यहीं से आज़म चीमा की लश्कर-ए-तैयबा में एंट्री हो गई। 1990 की शुरुआत में हाफिज़ सईद ने आज़म चीमा को एक नई जिम्मेदारी दी। हाफिज़ सईद ने लश्कर-ए-तैयबा की एक नई विंग बनाई थी जिसका नाम उसने रखा दस्ता-ए मोहम्मद बिन कासिम और उसने इसका इंचार्ज बनाया आज़म चीमा को। अब समझिए कि ये विंग क्यों बनाई गई थी। वो दौर याद कीजिए, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन हो चुका था। भारत में कम्युनल टेंशन अपने चरम पर थी, दंगे हो रहे थे और दर्जनों शहरों में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन इस पूरे माहौल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हाफिज़ सईद ने आज़म चीमा से साफ कहा, अब तुम्हें सिर्फ कश्मीर में ही काम नहीं करना है, पूरा भारत तुम्हारा मैदान है। भारत के बड़े शहर, सभी अहम ठिकाने, हर जगह हमले होने चाहिए। कश्मीर से आगे बढ़ो और पूरे भारत में अटैक करो। और आज़म चीमा ने यही किया। अगले 5 सालों तक, यानी कि 1998 तक, आज़म चीमा ने एक के बाद एक कई टेरर अटैक प्लॉट किए।
भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को भेजा। कम्युनल टेंशन की आड़ में उसने एंटी इंडिया ग्रुप्स तैयार किए। जब भी इंडियन एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन होती तो हर बार एक ही नाम निकलता, लश्कर-ए-तैयबा, दस्ता मोहम्मद बिन कासिम और उसका हेड आज़म चीमा। 1998 में पहली बार आज़म चीमा का नाम भारत की इंटेलिजेंस फाइल्स में दर्ज हुआ। खुफिया एजेंसीज को पता चला कि दिल्ली की कई बड़ी पॉलिटिकल बिल्डिंग्स की रैकी हो चुकी है और सारी अहम सिविलियन लोकेशंस टेररिस्ट के निशानों पर हैं और इस पूरे प्लॉट के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। जब इन्वेस्टिगेशन सामने हुई तो दो नाम सामने आए, अब्दुल करीम टुंडा और आज़म चीमा। 1998 के बाद तो आज़म चीमा का ग्राफ और तेज़ी से आगे बढ़ा। वो अब लश्कर का डिविजनल कमांडर बन चुका था। बहावलपुर, कराची, लाहौर, उसने तीन जगह पर ट्रेनिंग कैंप्स खड़े कर लिए थे और उसकी ज़िंदगी बहुत मज़े से आगे बढ़ रही थी। वो बिल्कुल शाही ज़िंदगी जी रहा था। बहावलपुर में उसका एक आलीशान घर था। वहाँ वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ आराम से रहता था। उसके पास 6 बॉडीगार्ड्स थे और वो लैंड क्रूज़र में घूमता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसके सीधे कनेक्शन आईएसआई के हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स के साथ थे। उसे अपनी सारी फंडिंग वहीं से मिलती थी और हथियार भी उसे वहीं से आते थे। और उसके कैंप में दी जाने वाली ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। बहावलपुर कैंप में चीमा ने आईएसआई के पूर्व जनरल हामिद गुल को बुलाया था। साथ में थे ब्रिगेडियर रियाज और कर्नल मोहम्मद रफ़ीक। पाकिस्तानी आर्मी के ये सीनियर अफसर्स सीधे आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे, टैक्टिक्स सिखा रहे थे। ये ऑफिसर्स इन आतंकियों के दिमाग को और ज़्यादा रेडिकलाइज कर रहे थे। ये कोई छिपा छुपा कर चलने वाला ऑपरेशन नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था और आज़म चीमा इस सिस्टम का इंजन था। कैसा दिखता था ये आज़म चीमा? ये करीब 50 साल की उम्र वाला भारी भरकम जिस्म वाला आदमी था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। पंजाबी बोलने वाला आदमी, एक नज़र में देखो तो बस एक मौलवी टाइप आदमी दिखता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी अपीयरेंस में नहीं, उसके दिमाग में थी। भारत के हर बड़े शहर का नक्शा उसके जहन में था। हर रेलवे स्टेशन, हर सरकारी इमारत का नक्शा, हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन का नक्शा, बिना नक्शा खोले ही उसे सब कुछ याद रहता था। लश्कर के लिए वो सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम था। ट्रेनिंग कैंप्स का आर्किटेक्ट। लश्कर का सारे ट्रेनिंग कैंप्स उसी ने खड़े किए थे। वो लश्कर का एक फाइनेंस मैनेजर भी था, यानी सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आने वाले पैसा उसी के हाथों से बढ़ता था। इसके अलावा वो एक रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी था। चाहे कश्मीर के लड़के हों, हैदराबाद के लड़के हों या फिर पाकिस्तानी नौजवान, उसको उनको पहचानना, चुनना और उनका ब्रेन वॉश करना और जिहाद के लिए भेजना, ये सब काम आज़म चीमा का था। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक घर था, दिखने में एकदम नॉर्मल सा घर, लेकिन असल में ये लश्कर-ए-तैयबा का एक सबसे बड़ा सेफ हाउस था। आज़म चीमा ने इसे खुद बनवाया था। जो लश्कर के ऑपरेटिव जब भी किसी हमले पर जाते तो वो यहाँ मिलने के लिए आया करते थे। जिन्हें छुपना होता था वो भी यहाँ पर आकर छुप जाते थे। उसी घर में एक दिन एक बहुत ख़ास मेहमान आया, अबू ज़ुबैदा, अलकायदा का ऑपरेशनल चीफ। सितंबर 11 के बाद अमेरिका अलकायदा के पीछे पड़ गया था। अबू ज़ुबैदा अमेरिकन एजेंसी से बचता बचता भाग रहा था और भागते भागते वो आज़म चीमा के इस सेफ हाउस में आकर छुप गया। आज़म चीमा ने उसे पनाह दी, सारी फैसिलिटीज़ दी, लेकिन साथ ही उसने आईएसआई को भी खबर कर दी। आईएसआई ने वो खबर सीआईए को दे दी। सीआईए के पास जब ये खबर पहुंची कि अबू ज़ुबैदा लश्कर के एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है, तो उसने आईएसआई के साथ एक डील कर ली, पूरे $10 मिलियन की डील। अबू ज़ुबैदा को उसी घर से गिरफ्तार करवाया गया और वो $10 मिलियन आईएसआई के खाते में जमा हो गए। और आज़म चीमा उस दिन के बाद पाकिस्तान में आईएसआई के बहुत करीब हो गया और आईएसआई के गलियारों में उसका नाम अब बहुत ही ऊंचाई से लिया जाने लगा। अबू ज़ुबैदा को धोखा देकर आज़म चीमा ने अलकायदा को अपना दुश्मन तो ज़रूर बना लिया, लेकिन वो आईएसआई का सबसे भरोसेमंद एसेट बन गया। और उधर भारत में जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता, जब भी किसी टेरर नेटवर्क की जांच होती,
उसके तार जाकर एक ही नाम पर आकर रुकते थे और वो नाम था आजम चीमा। सितंबर 2003 मुंबई की बात है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के एक फ्लाईओवर के नीचे दो लोग मिले। एक का नाम था फैजल शेख, मुंबई का बिजनेसमैन। दिखने में ये एक आम सा बिजनेसमैन था, लेकिन 1999 में पाकिस्तान जाकर लश्कर के उसी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले चुका था जिसे आजम चीमा ने बनवाया था। चीमा ने खुद उसे ट्रेन किया था। उस मुलाकात में फैजल का एक करीबी दोस्त राहिल अब्दुल रहमान भी शामिल था। फैजल ने अपने दोस्त राहिल अब्दुल रहमान को एक बहुत बड़ी रकम दी थी। इस मुलाकात का मकसद क्या था? असल में आजम चीमा का सीधा आदेश था, गुजरात और महाराष्ट्र से 15 लड़के ढूंढो, उनके लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाओ, टिकट कटवाओ और उन्हें पाकिस्तान भेजो। उनको ट्रेनिंग दिलवाओ और उन्हें वापस भारत में आतंकी हमले करने के लिए तैयार करो। चीमा ने मानो आतंकी तैयार करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था, पूरी मशीन तैयार कर ली थी। लेकिन नवंबर 2023 में इन दोनों में से एक आदमी पकड़ा गया और ये पूरा प्लॉट खुल गया। एजेंसीज के सामने एक बार फिर आजम चीमा का नाम आया। 2004 में इंटरपोल ने आजम चीमा के लिए एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। गुजरात में अवैध हथियार और एक्सप्लोजिव स्मगलिंग करने के लिए आजम चीमा जिम्मेदार है, ऐसा आरोप आजम चीमा के ऊपर लगाया गया। इसके बाद 2005 में यूनाइटेड नेशंस की अलकायदा तालिबान सैंक्शन कमेटी ने उसका नाम अपनी लिस्ट में डाल दिया। अब दुनिया उसके काले कारनामों के बारे में जान चुकी थी, लेकिन आजम चीमा वो तो अभी भी पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में अपने लैंड क्रूज़र में बेखौफ घूम रहा था। और इसी दौरान एक और आतंकवादी पकड़ा गया, मोहम्मद रफ़ी शेख, जिसने श्रीनगर और जम्मू के बस स्टैंड पर बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी शेख ने पकड़े जाने के बाद जो बताया, वो सारी कड़ियों को आजम चीमा से जोड़ता था। उसने आजम के बारे में सब कुछ कंफर्म किया, उसके लैंड क्रूज़र, उसके 6 बॉडीगार्ड, बहावलपुर में उसका आलिशान ज़िंदगी और लश्कर तैयबा के इंटेलिजेंस चीफ का काम। फिर आया मई 2006। महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगाबाद में लश्कर के 3 ऑपरेटिव्स को दबोच लिया। उनके पास जो बरामद हुआ उसे देखकर ऑफिसर्स एकदम सन्न रह गए। इनके पास से 10 AK-47 राइफल्स, 2000 राउंड की गोलियां, 40 मैगजीन और 30 किलो RDX बरामद हुआ। इसके पास 2-3 दिन बाद ही 8 मई 2006 को दिल्ली से लश्कर के फिरोज़ अब्दुल लतीफ़ को उसके 4 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी 4 किलोग्राम RDX और डिटोनेटर्स बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा, इस पूरे नेटवर्क का जिम्मेदार आजम चीमा है और वो गुजरात बॉर्डर के रास्ते हथियार और विस्फोटक भारत में भिजवाता है। लेकिन अब सवाल उठा, इतना बड़ा हथियारों का ज़खीरा इस वक्त वो क्यों भेज रहा है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ था। आजम चीमा 2006 में भारत पर कोई बड़ा हमला करने वाला था और वो हमला बस होने ही वाला था। फरवरी 2006 बहावलपुर में आजम चीमा के घर में एक बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि अब मुंबई में कुछ बड़ा करना है। भारत के सबसे बड़े शहर, सबसे बिजी शहर, और निशाना था मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन्स। प्लानिंग शुरू हुई। फैजल शेख को मुंबई में रिक्रूटमेंट के लिए 1,80,000 रुपया दिया गया। लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए अलग से पैसे दिए गए। भारत में ये सारा पैसा आता था सऊदी अरब और खाड़ी देशों से, अल रहमत ट्रस्ट के ज़रिए, जो दिखने में तो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो थी असल में लश्कर का फंडिंग नेटवर्क। यही पैसा 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में लगाया गया। यही पैसा 2008 के 26/11 में भी लगा। आजम चीमा ने अपने कैंप से 50 लोग चुने। शर्तें साफ थी, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मानसिक रूप से आदमी मजबूत होना चाहिए और वो मराठी और हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए। इन 50 को 7 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप को एक लोकल ट्रेन स्टेशन दिया गया और हर ग्रुप को एक ही काम सौंपा गया, ब्लास्ट करने का काम। बम बनाने की ट्रेनिंग खुद आजम चीमा ने दी थी। उसका तरीका था प्रेशर कुकर में बम, RDX कुकर में भरो, ब्रीफकेस में रखो और ट्रेन में छोड़ दो, किसी को भी शक नहीं होगा। ये वही बम थे जो 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक फटे। फैजल शेख मुंबई में था
उसका मिडलमैन रहमान रिवान था और बहावलपुर में बैठा आजम चीमा सैटेलाइट फ़ोन पर इनक्रिप्टेड मैसेज और कोडेड भाषा में इन सब से लगातार जुड़ा हुआ था और वो सब कोऑर्डिनेट कर रहा था। पूरा ऑपरेशन एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह चल रहा था। 11 जुलाई 2006 11 मिनट के अंदर मुंबई की लोकल ट्रेन्स में 7 ब्लास्ट हुए। इनमें 190 लोग मारे गए। 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद ये मुंबई पर सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, लंबी जांच चली और जब सोहेल शेख पकड़ा गया तो उसने सब कुछ उगल दिया। सोहेल ने बताया कि आजम चीमा उसका डायरेक्ट बॉस था, उसी ने ट्रेनिंग दी थी, उसी ने प्लान बनाया था। आईएसआई के ऑफिसर्स खुद उसके कैंप में लेक्चर देने आते थे। इस केस में थे टोटल 203 गवाह, 10,617 पन्नों की चार्जशीट और नतीजा निकला एक बार फिर से इस खेल का मास्टरमाइंड आजम चीमा। एजेंसी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं कि वो पाकिस्तान में है और इन आतंकी कामों के पीछे उसका हाथ है। उधर दूसरी तरफ लश्कर में इस हमले के बाद आजम चीमा का कद और ज़्यादा बढ़ गया। 2007 में आजम चीमा को एक नई पोस्ट मिली, चीफ ऑफ ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस विंग। 2008 में वो ज़की उर रहमान लखवी का ऑपरेशंस एडवाइज़र बना। अब वो लश्कर की हिरारकी में सबसे ऊपर के खाने में आ चुका था। वो अब आईएसआई का सबसे भरोसेमंद बन चुका था। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2008 से 2 साल पहले ही आजम चीमा एक और हमले की प्लानिंग कर चुका था। वो हमला जिसे दुनिया 26/11 के नाम से जानती है। 2006 में आजम चीमा ने एक नया मोहरा चुना जिसका नाम था डेविड कॉलमैन हेडली। उसने उसे बहुत सारा पैसा दिया। उसके बिजनेस के लिए मुंबई में एक इमिग्रेशन सेंटर खुलवाया और हेडली से मुंबई के इम्पोर्टेंट ठिकानों की रैकी करवाई। हेडली बार बार मुंबई आया। वो ताज होटल के 2nd फ्लोर पर अपनी बीवी के साथ रुका। हेडली ने मुंबई के हर कोने की फ़ोटो खींची। उसने हर रास्ते का वीडियो बनाया और हर बार वापस जाकर साजिद मीर के जरिए आजम चीमा को पूरी रिपोर्ट भेजी। आजम चीमा ने आतंकियों के लिए नए बैच खोले। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से 10 लड़के चुने गए जिनकी उम्र 19 से 22 साल रही होगी। जवान और जोशीले लड़के। और फिर भारत के खिलाफ इनका ब्रेन वॉश किया गया, पूरी तरह से ब्रेन वॉश। 26 नवंबर 2008 को ये लड़के समुद्र के रास्ते साउथ मुंबई की फिशरमैन कॉलोनी के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। इन्होंने ताज होटल, ओबराय, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया। इन हमलों में 166 से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। एनएसजी ऑफिसर संदीप उन्नीकृष्णन इन हमलों में इन आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। तुकाराम ओम्बले शहीद हुए। भारत के कई वीर सपूत चले गए। इनमें से एक आतंकी अजमल का साथ जिंदा पकड़ा गया। उसने कोर्ट में बयान दिया कि ज़की उर रहमान लखवी, साजिद मीर और आजम चीमा, उसने इन्हीं के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली थी और इन लड़कों को वहीं तैयार किया गया था। 2009 में हेडली अमेरिका में गिरफ्तार हुआ। उसने भी कंफर्म किया कि इन सब काम की ट्रेनिंग उसे चीमा ने दी थी, लेकिन आजम चीमा फिर भी पाकिस्तान में सेफ बैठा हुआ था। 2009 के बाद चीमा की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उसकी डायबिटीज़ बढ़ गई थी। उसकी बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से लश्कर ने उसका सेल बदल दिया। उसे फील्ड से हटाकर लश्कर का इंटेलिजेंस चीफ बना दिया गया। हालांकि चीमा का जिस्म अब कमज़ोर हो चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी उतना ही खतरनाक था। आजम चीमा के ऑपरेशनल काम अब मुजम्मिल भट्ट और अबू अलकामा संभालने लगे थे। चीमा एडवाइजरी सेल में आ चुका था। नवंबर 2010 की बात है। बराक ओबामा भारत के दौरे पर आने वाले थे और ठीक उससे कुछ दिन पहले अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आजम चीमा को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने चीमा के ऊपर एसेट फ्री सेक्शंस लगाने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अमेरिकन एजेंसीज की लिस्ट में आ गई थी। लेकिन चीमा अभी भी आईएसआई के शहर में पाकिस्तान में खुलेआम बेखौफ घूम रहा था। अब 2011 से 2023 तक ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, कोई भी बड़ा नाम सामने नहीं आया। लेकिन जब जब
भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो जांच में एक ही बात सामने आई कि इन सारे टेररिस्टों ने अपनी ट्रेनिंग आजम चीमा के कैंप में ली थी। उसके बाद 2024 से पाकिस्तान में एक अजीब सा सिलसिला चलना शुरू हो गया। लश्कर के सारे ऑपरेटिव्स एक एक करके मारे जा रहे थे। कोई अननोन गनमैन उनका हिसाब कर रहे थे। इन आतंकियों को मारने के बाद वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ रहे थे। पाकिस्तान और आईएसआई इन किलिंग्स के बाद बार बार एक ही नाम लेते थे कि ये सब रॉ का काम है। लश्कर के जिहादी सर्कल्स में अब एक ही सवाल घूमता था, अगला नंबर किसका होगा। 28 फरवरी 2024 को फैसलाबाद की बात है। 70-71 साल का एक भारी भरकम आदमी अपना सीना पकड़ता है और उसे जोरदार दर्द होता है और उसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है। ये आदमी था आजम चीमा, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, 26/11 का आर्किटेक्ट, लश्कर तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ, सैकड़ों आतंकवादियों का ट्रेनर, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन। लेकिन वो अचानक खत्म हो गया। उसका फ्यूनरल बेहद ही खुफिया तरीके से किया गया। फैसलाबाद के पास मलखान वाला गांव में आईएसआई तैनात थी। लश्कर के बड़े बड़े लीडर वहां मौजूद थे। मौत की ऑफिशियल वजह नेचुरल हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन पाकिस्तानी जिहादी सर्कल में एक और थ्योरी चल रही थी। वो थ्योरी ये थी कि रॉ ने उसको मौत का इंजेक्शन दिया था। ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कंफर्म हुई कि चीमा पाकिस्तान में ही था। वो आदमी जिसकी प्रेजेंस को पाकिस्तान दशकों तक नकारता रहा। वो कहता रहा कि इस तरीके का कोई आदमी हमारे यहाँ है ही नहीं। उसे पाकिस्तान की ज़मीन पर, पाकिस्तान के झंडे तले आईएसआई की मौजूदगी में दफनाया गया। पाकिस्तान का झूठा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। दोस्तों, इस तरह से आजम चीमा का चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान में भारत के ऐसे और भी कई दुश्मन हैं। अगले किसी एपिसोड में हम इनमें से किसी और की कहानी लेकर आपके पास आएंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार और जय हिंद।